C-111 में मुल्क की एक बहुत ही कीमती चीज़ ले जाई जा रही है। उसके रवाना होने में सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं। रोक सकते हैं तो रोक लें। ये एक बहरी जहाज़ का नाम है और मैं उसी जहाज़ से बात कर रहा हूँ। अपना नाम नहीं बता सकता, जान का खतरा है। फ़ोन सुनकर महमूद ने रिसीवर रख दिया और दोनों की तरफ देखा। बहुत खौफनाक खबर है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की स्टोरी खौफ का समंदर, इंस्पेक्टर जमशेद की सीरीज़ एपिसोड नंबर 14। क्या मतलब? सिप ने हैरान होकर कहा। फ़ायदा उठाने का वक़्त आ पहुंचा। अब आप मुझसे कमेंट्री सुनिए। एक जगह जूतों और 2 नीलों की शक्ल दी जा चुकी थी। हमारे एक साथी ने उन 2 नीलों के दरमियान में पोजीशन ले ली है और उन्होंने अपने कंधे पर कारतूस को सवार कर लिया है। क्या कहा? कारतूस? तुम ज़रूर पागल हो गए होगे। मौजूदा सूरत हाल में तुम पागल नहीं होगे तो क्या होगा? सिप चिल्लाया। आप सुन तो लें, हमारे साथी ने अपने कंधे पर कारतूस को सवार कर लिया है और अब वो उस कारतूस को आप पर फायर करने लगे हैं। लीजिए, वो हुआ फायर। इन अल्फाज के साथ ही सिप के मुंह से हौलनाक चीख निकल गई। चंद लम्हों तक किसी की समझ में ना आया कि हुआ क्या। सब लोग फटी फटी आंखों से सिप को देख रहे थे। वो मैदान के बीचों बीच साकत पड़ा था। ये क्या हुआ? मजमा चिल्ला उठा। वही हुआ था जो आपको बताया जा चुका है। हमारे वालिद इंस्पेक्टर जमशेद ने अपने कंधे पर कारतूस, ओहो माफ़ कीजिएगा, फारूक की रूह मेरे अंदर हलूल कर गई शायद। हाँ, अरे बाप रे! फारूक घबरा गया। यार चुप। अच्छा, महमूद चिल्लाया। अच्छा, फारूक ने कहा और होंठ भींच लिए। मैं कह रहा था कि हमारे वालिद इंस्पेक्टर जमशेद ने अपने कंधे पर चीटू को सवार किया और उसे सिप की कमर पर दे मारा। ये था वो कारतूस जो ऐन वक़्त पर चला और इंतहाई कारगर साबित हुआ। मिस्टर सिप की कमर की हड्डी टूट चुकी है। अब ये हरकत नहीं कर सकते। लिहाजा हम खान रहमान कहते कहते रुक गए। लिहाजा हम क्या, कई आवाज़ें फिर उभरी। नहायत इत्मीनान से बता सकते हैं कि मिस्टर सिप जहाज़ पर जुंजू के रूप में थे। क्या? सरकारी हलके से चीख कर कहा गया, क्योंकि ये बात उन्हें मालूम थी। हाँ जनाब, और अब चूंकि हमने शर्त के मुताबिक ये बात बता दी है, लिहाजा आप अपनी तरफ से ऐलान कराएं और मिस्टर सिप को उठाकर ले जाएं, इनका इलाज कराएं। हो सकता है डॉक्टर हजरात इनकी रीढ़ की हड्डी, टूटी हुई हड्डी जोड़ दें, वरना मसनूई रीढ़ की हड्डी लगवा लेंगे। और मोहतरम सदर, आप बिला ताखीर हमारे बारे में ऐलान करें। ओ हाँ, इन लोगों ने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, लिहाजा इन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है और इन्हें इनके मुल्क पहुंचाने का इंतज़ाम हुकूमत करेगी। सदर की आवाज़ गूंजी। नहीं, हरगिज़ नहीं। इंस्पेक्टर जमशेद चिल्ला उठे। जी, ये क्या कहा आपने और किस मौके पर कहा आपने? नहीं, हरगिज़ नहीं। हाँ, मैंने यही कहा है, नहीं, हरगिज़ नहीं। तब फिर अपने इस नहीं हरगिज़ नहीं की वजाहत भी कर दें ज़रा। मतलब ये है कि हम इनकी दी हुई रिहाई कबूल नहीं करेंगे। तब फिर आप यहाँ और क्या कबूल करेंगे? बाइज्जत फरार। जी, क्या फरमाया? मारे हैरत के फारूकी ने कहा। मैंने कहा है बाइज्जत फरार। इसमें हैरत की क्या बात है? हैरत की बात यह है कि यह तो किसी नावल का नाम हो सकता है। धत तेरे की। महमूद ने झल्लाकर अपनी रान पर हाथ मारा। मिस्टर इंस्पेक्टर जमशेद, आप क्या कहना चाहते हैं? सरकारी अतराफ से किसी ने तंजिया कहा। हम यहाँ से अपने बल पर फरार होंगे। अभी अभी तुम लोगों ने जो कामयाबी हासिल की है, शायद उसने तुम लोगों का दिमाग खराब कर दिया है, वरना यहाँ से फरार तुम लोगों के लिए बिल्कुल नामुमकिन है। और मुल्क के सदर पेशकश कर रहे हैं कि वो आप लोगों को रिहा करने
और आपको आपके मुल्क पहुंचाने की जिम्मेदारी कबूल करते हैं, और आप हैं कि अपनी ही हाँकी जा रहे हैं। है कोई तुक? किसी सरकारी अफीसर ने कहा। पता नहीं इस बात में तुक है या नहीं, मुझे तो बस इतना मालूम है कि हम यहाँ से अपने बल पर जाएंगे। इन शारजा के कंधों पर सवार होकर अपने मुल्क नहीं जाएंगे। तब फिर आप लोगों को इजाज़त है, लेकिन ख्याल रहे आपने हमारी पेशकश को झुटला दिया है, लिहाजा अब हम आपको कोई लिहाज नहीं करेंगे और गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे। वो आपकी मर्जी। चलते चलते ये भी बताते चलें, जहाज़ पर खुद ही इतला देना कि इस जहाज़ पर मुल्क की कोई अहम चीज़ ले जाई जा रही है। ये सब मंसूबा बंदी थी ताकि हम लोग भी जहाज़ पर सवार हो जाएं और इस मैदान में लाकर हमें जलील किया जाए। लेकिन मिस्टर सिप एक बात भूल गए, या फिर इनके खमीर में ये बात है ही नहीं। और वो क्या? आवाज़ें उभरी। ये कि इज़्ज़त और ज़िल्लत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे जलील करा दे। इंसानों के हाथ ये बात नहीं है। यहाँ तक कहकर इंस्पेक्टर जमशेद खामोश हो गए। हम तुम लोगों को बताएंगे कि हम तुम्हें जलील कर सकते हैं या नहीं। इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए। सरकारी अतराफ से हुक्म जारी किया गया और हमारी तरफ से भी एक ऐलान सुन लें। इंस्पेक्टर जमशेद की शोख आवाज़ सुनाई दी। और वो ऐलान क्या है? और ऐलान है 1 2 3। उनके इस जुमले के साथ ही 3 हौलनाक धमाके हुए। इन हौलनाक धमाकों के साथ ही हर तरफ बहुत गहरा धुआं फैलने लगा। जल्द ही धुएं ने मैदान के बड़े हिस्से को ढांप लिया। जहां धुएं का असर नहीं पहुंच सका था, वहां बैठे लोग भी धुएं में देखने के काबिल नहीं रह गए थे। 15 मिनट तक धुआं फिजा पर मुसल्लत रहा। इस दौरान बेहंगम किस्म का शोर गूंजता रहा। आखिर धुआं हल्का होने लगा। अब लोग एक दूसरे को धुंधले धुंधले नजर आने लगे। फिर मतला मजीद साफ हुआ और लोग साफ नजर आने लगे। अब सब की नजरें मैदान के दरमियान में जम कर रह गईं। उन पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े। वहां अब कोई भी नहीं था, बस सिप का साकत जिस्म पड़ा था। फिर हैरत ज़दा आवाज़ें उभरी। अरे ये क्या? ये सब लोग कहाँ गायब हो गए? कैसे गायब हो गए? उन्हें ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया? अब लोग सब तरफ नज़रें दौड़ाने लगे, लेकिन वो तो इस तरह गायब थे जैसे वाकई उन्हें ज़मीन खा गई थी या आसमान निगल गया था। हैरत है, कमाल है, आखिर ये लोग कहाँ चले गए? मेरा ख्याल है पहले मिस्टर सिप को होश में लाना चाहिए, शायद ये कुछ बता सकें। फौरन ही 3 डॉक्टर मैदान के दरमियान में आ गए। उन्होंने सिप का मुआयना किया, उसे इंजेक्शन लगाए। तब कहीं जाकर सिप ने आंखें खोलीं। मिस्टर सिप, क्या आप बता सकते हैं वो लोग कहाँ चले गए? नहीं, मेरी कमर से चीटू टकराया था, बस उसके बाद से मुझे कोई होश नहीं रहा। अब आप खुद को कैसा महसूस कर रहे हैं? शायद मैं उठ नहीं सकता, रीढ़ में शदीद दर्द है। ठीक है, हम आपको अस्पताल ले जाते हैं, वहीं मालूम होगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी को कितना नुकसान पहुंचा है। और फिर मिस्टर सिप को स्ट्रेचर पर डालकर इस मैदान से बाहर ले जाया गया, जहां एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी। उधर मैदान में ऐलान किया गया। ये मुकाबला इंतहाई हैरत अंगेज साबित हुआ। बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये इस रुख से ख़त्म होगा। बहरहाल हम यही कह सकते हैं कि जो हमने चाहा था, जो सोचा था, वो नहीं हुआ। हम उन लोगों को जलील और रुसवा नहीं कर सके और वो निकल गए। अगरचे पूरे मुल्क में अब तक उनकी तलाश शुरू हो चुकी है, ज़ाहिर है कि वो मुल्क में ही कहीं छुपेंगे, लेकिन अगर हम उन्हें पकड़ लें तो भी कोई मज़ेदार बात नहीं होगी। मज़ेदारी तो यही थी कि हम इस मैदान में वो करने में कामयाब हो जाते जो करना चाहते थे, और ऐसा नहीं हो सका। इस सिलसिले में अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि हमने ये मुकाबला निहायत गैर जानबदारी से कराया, लिहाजा हम तमाम हाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं और पूरी दुनिया के लोगों से भी माज़रत चाहते हैं।
पूरी दुनिया ने हमारी दरख्वास्त पर यह मुकाबला देखा। हम पूरी दुनिया के शुक्रगुजार हैं। जो ही हम उन्हें पकड़ने में कामयाब हुए, अखबारात में खबरें शाया कर दी जाएंगी और ना मिले तब भी खबरें शाया कर दी जाएंगी। अवाम से कुछ भी नहीं छुपाया जाएगा। सब लोग अपनी जगहों से उठ खड़े हुए। प्रोग्राम इस मैदान की हद तक खत्म हो चुका था, लेकिन पूरे शहर की फौज और पुलिस इस वक्त गर्दिश में आ चुकी थी। उन सब की तलाश शुरू हो गई और हर चौक की नाकाबंदी कर ली गई। इंतजामिया का ख्याल था कि बहरहाल वो लोग बच कर नहीं जा सकते। उसी वक्त इंतजामिया के बड़ों का इजलास शुरू हो चुका था। खुफिया पुलिस के सरबराह रॉबर्ट किंग इस अजलास की सदारत कर रहे थे और उनके ज़हीन तरीन मातहत से उनकी बातचीत चल रही थी। तुम लोग क्या कहते हो, वो आखिर कैसे निकल गए? वो कह रहा था, सर, जो सरकारी मेहमान आए हुए थे उन गाड़ियों को चेक करने की इजाज़त नहीं थी। धुएं के बमों के बाद हंगामी हालात की वजह से तमाम मेहमान फौरी तौर पर अपनी गाड़ियों में बैठकर निकल गए। इन गाड़ियों में बड़ी गाड़ियां भी थी, क्योंकि मेहमान अकेले तो आते नहीं, हर एक के साथ 10-10, 12-12 अफराद होते हैं। अब अगर वो लोग किसी मेहमान की गाड़ी में बैठकर निकल गए हों तो हम तो उन्हें चेक कर ही नहीं सकते थे। एक मातहत ने ख्याल ज़ाहिर किया। सवाल तो यही है कि कोई मेहमान उन्हें भला क्यों ले जाने लगा? हमारे मेहमानों में से कोई मेहमान उनका तरफदार भी हो सकता है। ओ हाँ, इसका इत्तफाक ज़बरदस्त है। तब फिर मेरे जहन में एक नाम है। आप अगर फौरी तौर पर उन्हें चेक करने की अहकामात हासिल कर सकें तो हम उन्हें पकड़ सकते हैं। और वो नाम क्या है? रॉबर्ट किंग ने पुरजोश अंदाज में कहा। तंबोली के हुक्मरान जरदाने नमीरी, मातहत ने कहा। रॉबर्ट किंग ने फौरी तौर पर सदर से राब्ता किया और सिलसिला मिलते ही बोला, माफ़ कीजिएगा सर, हम तंबोली के हुक्मरान जरदान को चेक करना चाहते हैं। हमारा अंदाज़ा है कि उन लोगों के फरार में उस शख्स का हाथ है और अभी ये लोग शहर में ही हैं। लेकिन किंग, वो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। जरदान नमीरी नाराज़ हो जाएंगे। इस सूरत में सर ये देख लें कि हम उनका सुराग खो देंगे। तो क्या हुआ, हम तो उन्हें खुद ही रिहा करने पर तैयार थे, लेकिन उन्होंने इस तरह रिहा होना मंजूर नहीं किया। अब अगर हम उन्हें नहीं पकड़ पाते तो दुनिया हम पर हंसेगी, कहेगी, देखा, इन लोगों ने हमें हर कदम पर शिकस्त दी है और हम उनके खिलाफ कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सके। हाँ, लोग ये कहेंगे, लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं। तंबोली से आजकल हमारे बाद तिजारती मामलात पर बात चल रही है और इस तरह वो बातचीत रुक जाएगी और इस तरह मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि ये मामला सिर्फ और सिर्फ हमारे मफाद में जाते हैं। देख लीजिए सर, हमें तो आप जो हुक्म देंगे हम वो करेंगे। अगर आप ये पसंद करते हैं कि वो लोग फरार होने में कामयाब हो जाएं तो ठीक है, नहीं खैर मैं ये तो नहीं चाहता। इन लोगों को गिरफ्तार तो पूरा मुल्क देखना चाहता है। बस तो फिर नमीरी साहब को चेक करना होगा। अच्छी बात है, तुम्हें इजाज़त है, लेकिन उसके साथ उनके साथ बहुत बाअदब और एहतराम का रवैया इख्तियार करना। आप फिक्र ना करें सर, ओके। और फिर 15 मिनट बाद उस होटल को घेरे में ले लिया जा चुका था, जिसमें जरदान नमीरी अपने साथियों के साथ रिहाइश पजीर थे। रॉबर्ट उन्हें पहले से ही बताए बगैर उनके दरवाजे पर जा पहुंचा। उसने दस्तक दी तो फौरन ही अंदर से कहा गया, कौन? रॉबर्ट किंग, खुफिया पुलिस। दरवाज़ा खुल गया। जरदान नमीरी के खादम की सूरत नजर आई और उसके चेहरे पर हैरत थी। खैर तो है, क्या कोई खतरा पेश आ गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमें फौरी तौर पर नमीरी साहब से मिलने की ज़रूरत पेश आ गई, लेकिन वो तो आराम कर रहे हैं। मैदान से सीधे यहाँ आए हैं और थके होने की वजह से आते ही लेट गए। आप उन्हें लेटे रहने दें, मैं इसी हालत में उनसे मिल लेता हूँ। आप उन्हें इतला भी ना दें, मैं खुद ही चला जाता हूँ। रॉबर्ट किंग ने अपने मातहत को इशारा किया। इस तरह तो वो और नाराज़ होंगे। नहीं होंगे ना, आपको मैं सूरत हाल समझाता हूँ।
रॉबर्ट किंग के मातहत ने यह कहते हुए उसकी कलाई थाम ली। मेरा हाथ छोड़ दें, मैं उन्हें जाकर इतला दे देता हूं। अगर उन्होंने पसंद किया तो आपसे मुलाकात कर लेंगे। इतनी देर में रॉबर्ट किंग उसके पास से होकर अंदर की तरफ बढ़ चुका था। मिस्टर रॉबर्ट किंग, रुक जाइए, नमीरी साहब मुझ पर बिगड़ेंगे और जब मैं उन्हें सारी बात बताऊंगा तो वो सदर साहब से बात करेंगे। उस वक़्त सदर साहब का गुस्सा आप पर बरसेगा, ये सोच लें, मैंने पहले ही खबरदार कर दिया है। रॉबर्ट किंग ने जैसे सुना ही नहीं, आगे बढ़ते चले गए। जरदान नमीरी के खादम ने बाजू छुड़ाने की हल्की सी कोशिश की, फिर बेबसी की आलम में कंधे उचकाकर बोला, आप जाने नमीरी साहब जाने। हाँ, आप फिक्र ना करें, वो आप पर नहीं बिगड़ेंगे। खादम बुरा सा मुंह बनाकर रह गया। रॉबर्ट किंग ने जरदान नमीरी के कमरे का दरवाज़ा धकेला तो वो अपने बिस्तर पर बेफिक्री के आलम में बैठे हुए नजर आए। रॉबर्ट किंग को इस तरह बगैर इजाज़त अंदर दाखिल होता हुआ देखकर वो उछल कर बैठ गए और चिल्लाकर बोले, ये क्या, आप मेरे कमरे में बगैर इजाज़त? आपको मालूम नहीं मैं कौन हूँ? मैं माफ़ी चाहता हूँ जनाब, मैं जानता हूँ आप जरदान नमीरी हैं, तंबोली के सरबराह, और ये जानते हुए भी आप इस तरह अंदर आ गए हैं। आप हैं कौन? मेरे बॉडीगार्ड ने आपको रोका क्यों नहीं? उन्होंने रोका था, बस मैं रुका नहीं। आप इत्मीनान से बैठ जाएं और मेरे चंद सवालात के जवाब दे दें, बस फिर मैं चला जाऊंगा। हरगिज़ नहीं, पहले मैं सदर साहब से बात करूंगा। मैं इस वक्त इन शारजा के सदर का मेहमान हूं। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं और सदर साहब की इजाज़त लेकर ही आया हूं। क्या मतलब? जरदान नमीरी चौंके। ये जो कुछ हो रहा है उनकी इजाज़त से हो रहा है। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा, वो ऐसी इजाज़त नहीं दे सकते। खैर, आप अपना इत्मीनान कर लें। नहीं, मैं बराह रास्त उनसे बात करूंगा, आपकी मर्जी। उसने कंधे उचका दिए। अब जरदान नमीरी ने सदर के नंबर मिलाए। जल्द ही सिलसिला मिल गया और इन शारजा के सदर की आवाज़ उभरी, ओह मोहतरम जरदान नमीरी साहब, मैं समझ गया, वो अहमक रॉबर्ट किंग ज़रूर आप तक पहुंच गया होगा। मैंने उससे कहा था कि आपके मर्तबे का ख्याल रखे, तो ये हज़रत आपकी इजाज़त से आए हैं। हाँ, आखिर क्यों, ऐसी क्या बात पेश आ गई? ये लोग बेवकूफ़ हैं। इन्हें शक है कि बड़े मैदान से इंस्पेक्टर जमशेद और उनके सब साथियों को फरार करवाने में आपका हाथ है, क्योंकि इन्हें मालूम है आप बेशक इन शारजा के दोस्त हैं, लेकिन पाक लैंड से आपकी दोस्ती भी किसी से छुपी नहीं। बस इनका यह ख्याल है। मैंने उन्हें लाख समझाया कि इस मामले में आपका अमल दखल नहीं हो सकता, लेकिन ये मानकर नहीं रहे और अड़ गए। मैंने भी सोचा कि इस तरह ये शक ही करते रहेंगे, लिहाजा क्यों ना इन्हें आप लोगों के कमरे की तलाशी लेने का इख्तियार दे दिया जाए, बस आप महसूस ना करें। और अच्छा तो ये बात है, ये पहले ही हमें बता देते। आप फिक्र ना करें सदर साहब, इन्हें यहाँ कमरों और सामान और दूसरी चीज़ों की तलाशी लेने का पूरा इख्तियार है। शुक्रिया शुक्रिया। फ़ोन बंद करके जरदान नमीरी उसकी तरफ मुड़े। ठीक है, आप शौक से अपना इत्मीनान कर लें। मैं वो गाड़ी देखना चाहता हूँ जिसमें आप मैदान से यहाँ आए हैं। मेरे बॉडीगार्ड आपको गाड़ी तक ले जाएंगे। आप इत्मीनान कर लेने के बाद यहाँ आ जाइएगा, हम इकट्ठे बैठकर चाय पियेंगे। जरदान नमीरी ने खुश अखलाकी में कहा, मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया, अपने मुजरम तलाश करने के लिए आया हूँ। वैसे क्या आपको हैरत नहीं हुई? उसने कहा और एक झटके से रुक गया। हैरत कैसी? वो बोले, ये कि हम मैदान से सीधे सिर्फ आपके पास क्यों आ गए, हमें किसी और पर शक क्यों नहीं गुजरा? इस बारे में भला मैं क्या कह सकता हूँ? जरदान नमीरी ने कंधे उचका दिए। आपके तलकात हमसे भी हैं और पाक लैंड से भी। आप चूंकि एशियाई हैं, लिहाजा झुकाव पाक लैंड की तरफ ही ज़्यादा होगा, इसलिए हम सबसे पहले आपकी तरफ आए। आप जाने, आपका काम जाने। और फिर वो बॉडी गार्डों के साथ होटल की पार्किंग में चले गए। 15 मिनट बाद उनकी वापसी हुई। गाड़ी की बहुत अच्छी सफाई की गई है, लिहाजा हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सके।
मेरे ड्राइवरों को यही हदायत है, गाड़ी हर वक्त साफ रखी जाया करे। जो ही किसी सफ़र से आए उसी वक्त गाड़ी की सफाई कर ली जाए, ताकि फौरी तौर पर कहीं जाने की ज़रूरत पेश आ जाए तो वक्त ज़ाया ना हो। जरदान नमीरी बोले, अब हम आपके रिहायशी कमरे देखेंगे और आपके तमाम साथियों को भी। उन साथियों के चेहरे चेक किए जाएंगे। ये क्यों? मारे हैरत के जरदान नमीरी बोले, कहीं वो लोग आपके साथियों के मेकअप में ना हो। ओहो, तो आप यहाँ तक सोच रहे हैं। वैसे लगता है आप नामुमकिन बातें सोचने की आदी हैं। वो कैसे? हमें मैदान से यहाँ आए देर ही कितनी हुई है, क्या इतनी देर में वो सब चेहरों पर मेकअप कर सकते हैं? हाँ, मुमकिन तो नहीं। खैर, हम तलाशी तो लेंगे। आपको कौन रोक सकता है? आखिर इस वक्त हम आपके मुल्क में हैं, जरदान ने तंजिया अंदाज में कहा। मोहतरम नमीरी साहब, हम आपके मुल्क में हूँ तब भी हम जो चाहें कर सकते हैं। आप एक बहुत बड़ी बात कह गए। इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ख़राब होने का डर है। नमीरी ने मुंह बनाया। कोई बात नहीं, ताल्लुकात ख़राब हो जाएं तो भी क्या है। ओह अच्छा, तो नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है, जरदार नमीरी ने तिंग कर कहा। हाँ, हमें यकीन है उन लोगों को आप ही मैदान से लेकर आए हैं। तो फिर ये बात साबित कर दें। जरदान का चेहरा भी सुर्ख हो गया। हम तलाशी शुरू कर रहे हैं, थोड़ी देर तक सबूत भी पेश कर देंगे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वो बोले। और फिर उनकी तलाशी का अमल शुरू हुआ। 3 घंटे तक वह मुसलसल मसरूफ़ रहे। आखिर थक हार कर जरदान नमीरी के पास आए। रॉबर्ट किंग के चेहरे पर नाकामी साफ लिखी थी। उसने थके थके अंदाज में कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमने आपको गलत समझा था। आपका उन लोगों को फरार कराने में कोई हाथ नहीं। अल्लाह का शुक्र है आप आखिर इस नतीजे पर पहुँच गए और अब हम इजाज़त चाहेंगे। आपकी मर्ज़ी। और फिर वो लोग उनसे रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद जरदान नमीरी और उनके साथियों ने सुख का सांस लिया। 1 घंटे बाद उनके मोबाइल की घंटी बजी। उन्होंने सेट ऑन किया। दूसरी तरफ से रॉबर्ट किंग की आवाज़ सुनाई दी। माफ़ कीजिएगा, सदर साहब से आपका नंबर लेकर फ़ोन कर रहा हूँ। सदर साहब को इस सारी कार्रवाई पर अफसोस है। लीजिए, वो खुद भी आपसे बात करना चाहते हैं। उसके बाद इन शारजा के सदर की आवाज़ उनके कानों में आई। साहब सदर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको हमने बहुत जहमत दी। मैं शुरू से ही इस ख्याल का हामी था कि इस मामले में आपका हाथ नहीं हो सकता, लेकिन रॉबर्ट किंग अपने ख्याल पर अड़ा रहा और आखिर मुझे ये इजाज़त देनी पड़ी। अब हम बहुत शर्मिंदा हैं। कोई बात नहीं, जरदान नमीरी ने कहा। और जब आप हमारे मुल्क से जाने लगें तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। मैं आपको रुखसत करने खुद आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले आपको इतला देंगे। बस ठीक है। और फ़ोन बंद हो गया। और फिर शाम के वक़्त एक चौक पर जरदान नमीरी की गाड़ी को रोक लिया गया। उस वक़्त उनकी गाड़ी साहिल समुंदर से नज़दीक थी। क्या बात है, पिछली सीट पर बैठे जरदान नमीरी ने नाखुशगवार अंदाज में कहा, गाड़ी की तलाशी ली जाएगी। क्या आपको गाड़ी पर लगा फ्लैग नज़र नहीं आ रहा? जी हाँ, वो तो नज़र आ रहा है, एक ऑफिसर ने हंसकर कहा। तब फिर आप तलाशी कैसे ले सकते हैं? हमें हुक्म है कि साहल की तरफ आने वाली हर गाड़ी को चेक किया जाएगा, चाहे फ्लैग ही क्यों ना लगा हो। ये कैसे हो सकता है? सदर साहब ने खुद कहा था कि अब आपकी गाड़ी को चेक नहीं किया जाएगा। तब फिर आप सदर साहब से बात कर लें। अगर वो कह देंगे कि हम आपकी गाड़ी को चेक नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, वो बोले। और फिर उन्होंने नंबर डायल किया। जल्द ही सदर की आवाज़ सुनाई दी। हाँ नमीरी साहब, हमारी गाड़ी को साहिल समुंदर के पास एक चौराहे पर रोक लिया गया है। ये लोग हमारी तलाशी लेना चाहते हैं। ये जो रॉबर्ट किंग है ना, बस इसकी अकल को अब क्या कहा जाए। आपने कौन सा अपनी गाड़ी में किसी को छुपा रखा है? दिखा दें। लेकिन आपने बताया था कि मैंने ज़रूर कहा था, लेकिन अब क्या किया जाए? रॉबर्ट को कौन समझाए? ये जब किसी बात पर अड़ जाता है तो मेरी भी नहीं सुनता। आपका हर्ज क्या है? दे दें तलाशी। मैं अपने मुल्क का सदर हूँ।
ये मेरी पूरी दुनिया के अखबारात शाया करेंगे कि इसमें मेरी कोई तौहीन नहीं होगी। नहीं, हम आपसे मुआफ़ी मांग लेंगे। अच्छी बात है, ये कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया और ऑफिसर से कहा, ठीक है, आप तलाशी ले लें। उन्होंने गाड़ी की अच्छी तरह तलाशी ली। नमीरी के तमाम साथियों को नीचे उतारा गया। गाड़ी की सीटों के नीचे भी देखा गया। जब पूरी तरह तलाशी ली गई और कुछ भी ना मिला, उन ऑफिसर के चेहरे लटक गए। एक ने कहा, आप लोग जा सकते हैं। नहीं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं से सीधे एयरपोर्ट जा रहे हैं, वरना इससे भी ज़्यादा इज्जत अफजाई हो सकती है हमारी। चलो ड्राइवर, एयरपोर्ट। लेकिन सर, आपने क्या आज की सीटें बुक करवा रखी हैं? एक पुलिस ऑफिसर ने तंजिया कहा। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि हम अपने ज़ाती जहाज़ पर आए हैं, वो रनवे पर तैयार मिलेगा। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि हम किसी भी वक्त जा सकते हैं। ओके सर। और फिर वो सीधे एयरपोर्ट पर पहुंच गए। उनका जहाज़ वाकई तैयार था। उन्हें 2 घंटे लगे और फिर वो जहाज़ में बैठ गए और जहाज़ उनके मुल्क की तरफ रवाना हो गया।